हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 11.2। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल प्रोफेसर डी आर विज को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश के एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2। लेकिन उससे पहले जो फॉर्मूले यूज होंगे, जो कंसेप्ट यूज होंगे, मैं उसके बारे में आपको एक बार बताना चाहता हूँ। ये मैंने लिखे हुए हैं साइड में, ये पांचों कंसेप्ट का यूज होगा इस एक्सरसाइज में वन बाय वन। सबसे पहला है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। हमें इक्वेशन निकालनी है लाइन की थ्रू ए गिवन पॉइंट। ये एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे पास करे वो लाइन एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी निकाली है। बहुत सारे तरीके थे, पॉइंट फॉर्म थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म थी, नॉर्मल फॉर्म थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, इंटरसेप्ट फॉर्म थी। ये सारे आपने किए हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन के अंदर होता था। अब हमें बात करें स्पेस की, 3D ज्योमेट्री की, तो उसमें हम लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमें सबसे पहले निकालनी है कि ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास हो। मान लीजिए पॉइंट है आपका, दिस इज ए पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रही है आपकी लाइन, ठीक है, और कोई वेक्टर बी है इसके पैरेलल, तो इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। हम कोई एक पॉइंट, जनरल पॉइंट ले लेते हैं, पी मान लीजिए, इस लाइन के ऊपर। इसका मान लीजिए आपका पोजीशन वेक्टर कितना है, ए है, ए पॉइंट का, और पी पॉइंट हमने अपने पास से लिया है। तो कोई भी जनरल जब हम पॉइंट लेते हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या लेते हैं, हम आर वेक्टर लेते हैं। तो अब हमें इस लाइन की, एपी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे, दिस पॉइंट इज ओ, तो इन ट्रायंगल ओ ए पी हम इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स लगा सकते हैं। कैसे, ओ ए प्लस में ए पी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ओ पी की। ओ ए वेक्टर प्लस में ए पी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओ पी वेक्टर के इक्वल होगा। ओ ए वेक्टर क्या है आपका, ये वेक्टर है, ए पी को एज इट इज रखिए अभी, और ओपी वेक्टर कितना लिया है हमने, आर वेक्टर। लेकिन एपी जो वेक्टर है, दिस इज पैरेलल टू गिवन वेक्टर। उसने कहा है कि एक वेक्टर गिवन है, उसके पैरेलल लेना है हमने। तो जब एपी इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो हम एपी को क्या लिख सकते हैं, हम एपी को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू बी वेक्टर। वेक्टर्स के अंदर किया हुआ है आपने, टू पैरेलल वेक्टर्स को हम इस तरीके से आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए पी ए प्लस में लैम्डा बी बार इज इक्वल टू आर। दिस इज द, आर को मैं इस तरह लिख रहा हूं, ए पी की जगह क्या लिखा, लैम्डा बी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में भी अभी बनाते हैं इसे। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बनाएंगे, मान लीजिए बी के कोऑर्डिनेट, वो डायरेक्शन रेशियोज हैं आपके ए बी एंड सी। ए पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज हैं एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। इसके लेंगे x1, y1 एंड z1। और जो हमने जनरल पॉइंट लिया है पी पॉइंट, इसके लेंगे हम x, y एंड z। तो कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं, आर ये है पी पॉइंट, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर इसके क्या डायरेक्शन रेशियोज लिए हमने, x1 आई प्लस y1 जे प्लस में z1 के, और प्लस लैम्डा बी, बी के हमने लिए हैं ए बी सी। मैं इसे साफ कर रहा हूं, ध्यान रखें बी के क्या लिए हैं हमने, प्लस में लैम्डा
ए बी एंड सी। क्लियर है? दोनों साइड से आई जे के हम कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करते हैं, बराबर में रखते हैं। इधर आई का कोफिशिएंट कितना है x, इधर आई का कोफिशिएंट कितना है, एक तो x1 है और आई का कोफिशिएंट यहां पे कितना होगा लैम्डा इंटू ए। क्लियर? लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो x1 को इस साइड ले जाएं, x माइनस x1, ए बी कहां चला जाएगा डिवाइड में। इसी तरीके से हम y के लेते हैं कोफिशिएंट, j के कोफिशिएंट लेते हैं। j का कोफिशिएंट इधर क्या है y, इधर y1 और यहां पे लैम्डा b। लैम्डा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस y1 और b की जगह क्या हो जाएगा b नीचे चला जाएगा। सिमिलरली हम k के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा z माइनस z1 अपॉन में c। तो लैम्डा की 3 वैल्यूज हैं, तो जब हैं तीनों लैम्डा की वैल्यूज, हम तीनों को क्या कर सकते हैं बराबर में पुट कर सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी कार्टेशियन फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। जो हमने इससे पहले की थी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, वो वेक्टर फॉर्म में थी, ये कार्टेशियन फॉर्म में होगी। कई बार हमें ABC की जगह यहाँ कुछ क्वेश्चंस में LMN भी करना पड़ जाता है। क्यों कर सकते हैं ऐसा? वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि A बाई एल इज इक्वल टू B बाई एम इज इक्वल टू C बाई N होता है। तो यहाँ LMN पुट करके भी यदि हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये हम फर्स्ट था। अब सेकंड पॉइंट है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, कि कोई इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो पास करे 2 पॉइंट्स से। मान लीजिए एक पॉइंट तो आपका है ए पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट है बी, इन 2 पॉइंट से लाइन आपकी पास कर रही है। क्लियर? मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है बी। अब इक्वेशन निकालने के लिए आपको पता है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट जनरल फॉर्म में लेना होता है, जनरल पॉइंट लेना होता है। मान लीजिए हमने पॉइंट लिया P, इसका पोजीशन वेक्टर है कितना R। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले वही तरीका, अभी हमने लिया था OAP इन ट्रायंगल OAP, क्या हो जाएगा A वेक्टर OA प्लस AP, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा OP वेक्टर के। क्लियर है? OA वेक्टर किसके इक्वल है A के, AP को हम ऐसे ही रखें और OP की जगह, तो AP की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, चलिए इसे यहीं छोड़ते हैं। क्लियर है? अब हमें AP वेक्टर, हमने इससे पहले वाले में भी यही तरीका यूज किया था, लेकिन उसमें तो वेक्टर पैरेलल में था, हमने AP की वैल्यू सीधा डायरेक्ट लिखी थी B लैम्डा इंटू में B वेक्टर। इसमें पैरेलल नहीं है, लेकिन इसमें दूसरा पॉइंट आपके पास गिवन है ऑन द सेम लाइन, तो हम इसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे? अब ट्रायंगल ले लें OAB, OAB, इसमें क्या हो जाएगा OA प्लस में AB वेक्टर किसके इक्वल होगा OB वेक्टर के। ये A वेक्टर है, ये AB वेक्टर है, तो OB वेक्टर कितना है आपका B। अब आपको पता है A एंड B आर कोलिनियर पॉइंट्स। जब कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो हम AP की जगह क्या लिख सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स में लैम्डा इंटू में AB लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? हम पहले भी कर चुके हैं इस तरीके से, जब पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं लाइन को। तो AB की वेक्टर की वैल्यू क्या है B माइनस A,
आर को मैंने लेफ्ट हैंड में लिखा ए प्लस में लैम्डा बी माइनस में ए, और ये आपकी इक्वेशन है ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इन वेक्टर फॉर्म। अब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए तरीका वही है, ए के कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए, आप डायरेक्शन रेशियोज ले लीजिए x1, y1 एंड z1, p के लीजिए आप x, y एंड z, b पॉइंट के या तो x2, y2, z2 ले लीजिए, यही ले लेते हैं x2, y2 एंड z, और इसमें इक्वेशन में पुट कीजिए। इस इक्वेशन में पुट करके जब हम सोल्व करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी कार्टेशियन फॉर्म में वो होगी, आप जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं, निकल जाएगा उसमें लैम्डा की वैल्यूज। तो इसमें आएगा x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1, z2 माइनस y2 माइनस y1 और z माइनस z1, z2 माइनस z। क्लियर? तो ये इक्वेशन कौन सी आएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इन कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में आपको मैंने पहले बता दी है, क्या थी? a प्लस लैम्डा b माइनस में a। अब है एंगल बिटवीन द टू लाइंस। टू लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे? मान लीजिए टू लाइंस हैं आपकी, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं a1, b1 एंड c1। इस लाइन के हैं a2, b2 एंड c2। ये एंगल निकालना है, तो कैसे निकालें? क्या फॉर्मूला होगा? ये होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस में c1 स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे टू लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए। ये था कि यदि आपके पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और यदि आपके पास डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो तो कैसे निकालेंगे। तो आप ध्यान से देखें, इसी तरीके से आप जो डिनोमिनेटर में है उसे a1 और a2 के नीचे लिख सकते हैं, b1 b2 के भी नीचे और c1 और c2 के नीचे अलग अलग। और a1 के नीचे जब इसे लिखेंगे a1 इंटू में a2 ये तो मैंने a1 a2 के नीचे लिखा। इसी तरीके से b1 b2 के नीचे, इसी तरीके से c1 और c2 के नीचे लिखेंगे। और ये क्या चीज है? ध्यान दें आप, दिस इज L1। L1 क्यों लिया? मान लीजिए इसके डायरेक्शन कोसाइन है आपके L1, M1 एंड N1, इसके हैं L2, M2 एंड N2। तो हम लिख सकते हैं L1 और दिस इज L2 प्लस M1 M2 प्लस में N1 N2। डायरेक्शन के कोसाइन हो या डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो आप एंगल निकाल सकते हैं। फर्दर इसमें कंडीशंस आती हैं दो। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, आपको पता है लाइंस परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल 90, एंगल 90 मतलब कोस 90 हो जाएगा। ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और जो डिनोमिनेटर में था रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर वो आएगा। ये कितना है? कोस 90 0, ये इधर चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ होकर 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा? a1 a2 प्लस b1 b2 एंड प्लस c1 c2। तो यदि टू लाइंस को आपको परपेंडिकुलर शो करना है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज की, कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज की
मल्टीप्लाई कीजिए और उसका सम कीजिए, वो 0 के इक्वल आना चाहिए। ऐसे ही आप डायरेक्शन L1 L2 प्लस M1 M2 और N1 N2 की मल्टीप्लाई यदि 0 आती है तब भी लाइन क्या होंगी आपकी परपेंडिकुलर होंगी। अब बात आती है कि लाइंस पैरेलल कब होंगी। लाइंस पैरेलल के लिए आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि कोरस्पोंडिंग जो डायरेक्शन रेशियोज हैं दे शुड बी प्रोपोर्शनेट, एक आपस में प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो वो या तो पैरेलल होंगी या फिर क्या होंगी, कोलिनियर होंगी। फोर्थ है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, बुक में भी लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू लाइंस। आज तक आप जो लाइंस पढ़ते आए हैं, दो तरह की लाइंस पढ़ते आए हैं। कौन कौन सी लाइंस पढ़ते आए हैं आप? एक तो होती है पैरेलल लाइंस, एक होती है जो पैरेलल नहीं है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जो पैरेलल लाइंस होंगी उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीच में होगी दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और यदि पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग है, तो उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, उसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, 0। क्लियर है? पैरेलल है तो उसके परपेंडिकुलर को मेजर कर लीजिए, वो होगी डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। और पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग है, तो 0 होगी डिस्टेंस। लेकिन हमारा आता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ये क्या चीज है? देखिए, लाइंस ऐसा भी हो सकता है कि ना तो पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग हो। ये हमारा किसमें हो सकता है? स्पेस के अंदर हो सकता है। कैसे? 3D ज्योमेट्री में। मान लीजिए एक तो ऊपर वाला फेस है आपका, ये रूम है, एक छत है, एक आपकी फर्श है। छत के रेक्टेंगल को कंसीडर कीजिए, ठीक है ना। ऊपर वाले फेस को, ऊपर वाले फेस का डायगोनल लीजिए, दोनों को मतलब ज्वाइन कर दीजिए। एक तो लाइन डायगोनल ऊपर वाले फेस पे होगी, ऐसे ही एक लाइन नीचे वाले फेस पे होगी, नीचे वाले, ठीक है ना, फर्श पे आप डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। तो आप इन दोनों डायगोनल्स को कितना भी दूर तक खींच के ले जाएं, ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे। मान लीजिए एक लाइन यहाँ है, एक यहाँ है, तो ऊपर वाली लाइन ऊपर से जाएगी, नीचे वाली लाइन नीचे से। ये कभी भी आपस में ना तो पैरेलल है, जरूरी नहीं पैरेलल होंगे, ठीक है ना। नहीं, ये तो पैरेलल हो जाएंगे। आपको एग्जांपल मैं दूसरा देता हूं। हाँ, इसे ड्रॉ कर लें एक बार, ड्रॉ करके थोड़ा इजी रहेगा बनाना। एक तो मैंने कहा, एक लाइन तो ये ले लीजिए, ऊपर वाला डायगोनल, ठीक है। एक डायगोनल कौन सा ले लीजिए? एक ले लीजिए ये ऊपर वाली छत का है, ठीक है। अब इसको नीचे ऊपर वाले एक कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर का डायगोनल, समझ गए ना। एक तो छत वाली डायगोनल लिया हमने, एक दूसरा सिरा ले लीजिए रूम का, जो डायगोनल हमने लिया है उन सिरों को, कॉर्नर्स को छोड़ दीजिए। थर्ड ले लीजिए आप, उसको नीचे वाले कॉर्नर से मिलाइए, ये भी एक डायगोनल बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों लाइन आपस में आप कितनी भी बढ़ाएं तो आपस में नहीं काटेंगी। एक लाइन ऊपर से जा रही है, एक ऐसे जा रही है तिरछी, एक ऊपर से जा रही है, तो ये आपस में कभी भी नहीं कट करेंगी। इस तरह की लाइंस आपकी क्या होती है? स्क्यू लाइंस होती हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। मान लीजिए लाइंस हैं आपकी, एक है r इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में दी हुई है लैम्डा b1, एक है आपका r इक्वल टू a2
प्लस लैम्डा B2। तो जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 और सारे का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले का यूज होगा आपका। इसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, कि यदि लाइंस पैरेलल हो तो अब क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यदि लाइंस पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस किस फॉर्म में होती हैं आपकी, R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B, R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B। इसमें B वाला पार्ट सेम होगा यदि पैरेलल लाइंस है। तो क्या रहेगा इक्वेशन, इसमें डिस्टेंस होगी आपकी B1 A2 माइनस A1 अपॉन में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो अब इसी कंसेप्ट के ऊपर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस। 3 लाइन्स है आपकी, मान लीजिए L1 है लाइन, इसके डायरेक्शन कोसाइन है आपके 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13। दूसरी लाइन है L2 आपकी 4/13 12/13 एंड 3/13, L3 3/13 माइनस 4/13 12/13। उसने कहा शो दैट दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मीन्स L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 एंड L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। ये शो करना है। डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, यदि लाइंस परपेंडिकुलर हो और डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो तो आपके पास होना चाहिए L1 प्लस M2 M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो हम ये चीज प्रूव करेंगे तो लाइंस आपके परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो इसमें क्वेश्चन में मैं L1 परपेंडिकुलर टू L2 प्रूव कर रहा हूं, बाकी दोनों पार्ट्स आप अपने आप कीजिए, ठीक है। फॉर L1 एंड L2 दो लाइंस ले रहा हूं मैं। क्या करना है आपको, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 निकालिए। L1 इंटू N2 12 इंटू 4, चलो पहले मैं लिख रहा हूं सारे को 4/13 प्लस में माइनस 3/13 इंटू 12/13 माइनस 4/13 इंटू 3/13। क्या होगा ये 12 इंटू 4 48, 169 तो नीचे आएगा ही आपका, सबके नीचे 169 है। 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 36 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 36 12 48 0 हो गया। 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इसी तरीके से इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए तो ये भी 0 हो जाएगा, तो मतलब L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। इसी तरीके से आप L1 की और L3 की मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी 0 आएगा, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट द लाइंस
through the points is perpendicular to the lines through the points. वो कहता है कि ये जो लाइन है इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइनिंग लाइन है ए और बी और एक लाइन है आपकी सी डी, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो कैसे करें, पहले हम डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी निकाल लें। क्या रहेगा 3 - 1 x2 - x1, 4 - 1 करेंगे तो 4 + 1 हो जाएगा, -2 - 2 हो जाएगा, 2 5 -2। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी करें, इस लाइन की भी डायरेक्शन रेशियो निकालिए, 3 - 0 5 - 3 6 - 2 3 2 and 4। तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज की। 2 × 3 a1 a2 प्लस b1 b2, और यदि ये 0 आता है तो इट मीन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 3 5 × 2 5 की 2 के साथ, -4 की -4 के साथ, सॉरी 4 के साथ, 6 + 10 - 16, तो 10 6 - 16 = 0। इट मीन्स क्या हो गया, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट लाइन थ्रू द पॉइंट्स। जैसे सेकंड क्वेश्चन में हमने 2 लाइन्स पॉइंट्स गिवन थे, परपेंडिकुलर शो किया 2 लाइन्स को, इसमें हमें पैरेलल शो करना है। 4 7 8 बी है आपका 2 3 4। तो पहले इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लें। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 2 - 4 3 - 7 4 - 8, कितना हो गया, -2 -4 एंड -4। अब अगली लाइन है आपके -1 -2 एंड 1 डी 1 2 5, ठीक है ना। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 1 - 1 कैसे करेंगे, तो 1 + 1 हो जाएगा, 2 + 2 5 - 1 1 और 1 2 4 एंड 4। अब पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 कितना होगा, -2/2 -1 b1/b2 b1/b2 कितना होगा, -4/4 -1 c1/c2 c1/c2 भी -4/4, ये भी -1 है। ऑल आर इक्वल, it means AB is parallel to CD। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।